प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने पर अजमेर से भाजपा के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिले पीएम। केंद्रीय कैबिनेट ने सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, हर ब्लॉक में बनेगा 2000 टन का गोदाम, 10 जिलों में शुरू होगी पायलट प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जंगली जानवरों से हुए जानमाल के नुकसान पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी। और कल से एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगा तापमान। आने वाले 72 घंटों में बारिश की कोई खास संभावना नहीं। उमस वाली गर्मी का भी होगा एहसास। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने राजस्थान दौरे के क्रम में सबसे पहले पुष्कर पहुंचकर ब्रह्म जी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर को खास तरीके से सजाया गया था और भगवान की मूर्ति को नए वस्त्र पहनाए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भाजपा के महीने भर चलने वाले जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं की परेशानी भी नजर नहीं आती थी। जिनको भारत सरकार और प्रधानमंत्री के ऊपर सुपर पावर थी। कांग्रेस सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही थी। निर्णय होते नहीं थे, नीतियां चौपट थी, निवेशक निराश थे, युवाओं के सामने अंधकार था। जनता से वोट लेकर कांग्रेस जनता को ही कोस रही थी। भाइयों और बहनों, घोर निराशा के इसी माहौल को 2014 में आपने एक वोट से विकास के विश्वास में बदल दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आज केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इन 9 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए कार्य किए गए। रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल और उपलब्धियों भरे रहे हैं। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, का 9 वर्ष पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार समावेशी विकास के साथ नए भारत बनाने वाली सरकार है। श्री प्रकाश ने कोरोना वैक्सीन और गरीब कल्याण के लिए किए गए कार्यों के आंकड़े भी पेश किए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है।
सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित सरकार, एक ऐसी सरकार जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से दोनों से स्पष्टता के साथ गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित सरकार। प्रेस वार्ता को प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा 30 जून तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके जरिए जन जन तक मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएंगी। बेमिसाल 9 वर्ष के कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं, इसको जनता के बीच लेके जाएंगे। भाजपा की ओर से इस 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम के दौरान 21 जून को योग दिवस पर सभी मंडलों में और 25 जून को मन की बात कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर आयोजित किया जाएगा। रांची से सरिता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जन विश्वास एवं जन कल्याण को समर्पित केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा की ओर से जमशेदपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित 9 पेड़ों का वृक्षारोपण किया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 प्रमुख लोक कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित 9 पौधों का आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा पर्यावरण और प्रकृति पर जोर देते रहे हैं। पर्यावरण स्वच्छ रहे, साफ रहे, सुंदर रहे और प्रकृति भी हरी भरी रहे। इसी उद्देश्य से जन कल्याण को समर्पित 9 पौधे लगाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत जो जलायु के विरुद्ध आज एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। ऐसे भी भारत का जो भारतीय दर्शन है, जो जीवन शैली है, प्रकृति से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकृति के संरक्षण के लिए भी वैश्विक नेता के रूप में उभरे हैं। श्री दास ने कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रही है, ऐसे में पेड़ पौधों के कटने से बचाने की जरूरत है। 9 वर्ष के शासन में प्राकृतिक के संरक्षण और स्वच्छ प्राकृतिक रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई स्थानीय नेता और काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ और सबका विकास गिरिडीह में सत्य साबित हो रहा है। यहां केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से जिंदगी की राह आसान हुई है और गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। गिरिडीह जिले के बक्सीडीह पंचायत के ग्रामीण केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज काफी खुशहाल हो रहे हैं। विजय दास और गोपाल दास जैसे लोगों का अपने घर का सपना तो पूरा हुआ ही, कई अन्य योजनाओं के फायदे से हर रोज की जद्दोजहद से भी राहत मिली है। ग्रामीण कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जीवन स्तर को उठा दिया है। सरकारी दिया कॉलोनी तो बहुत अच्छा, मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं सरकार को। रही तभी खुशी है, सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। विजय और गोपाल दास की तरह गांव की महिलाएं भी अपनी व्यथा सुनाते हुए कहती हैं कि गरीबी अभिशाप है। कच्चे मकान में रहने का दर्द वो बरसात में झेल चुकी हैं। आज जब पक्का मकान बन रहा है तो केंद्र सरकार के लिए दिल से दुआ निकलती है। माटी तटी घर सरकार दल के चुए टूटल फुटल रहता, आज चंगर उतर ठीक से रहे, सरकार माटी घर दूर पका घर लगाता। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि मिट्टी के मकान में रहने से कितनी परेशानी थी, खासकर बरसात में जीवन नरक हो जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक साथ घर, खाने के लिए अनाज, इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड, खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर और शौचालय देकर गरीबों की बड़ी मदद की है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने पर केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन पर निर्णय लिया गया। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य कैबिनेट ने जंगली जानवरों के हमले से घायल होने वालों को मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की है। अब घायलों को 1.5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। एक अन्य प्रस्ताव में एसीबी के कर्मियों के मानदेय में संशोधन पर मुहर लगी। वहीं गेल के लिए चांडिल में 0.28 एकड़ जमीन को 30 साल के लिए देने की स्वीकृति मिली। कैबिनेट ने पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति 2018 में संशोधन की स्वीकृति भी दी। चौथा प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से झारखंड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान माल, फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन के संबंध में। इसके तहत मनुष्य के घायल होने पर, पूर्व में गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा राशि 1 लाख रुपए निर्धारित था, जो कि बढ़कर 1.5 लाख राशि की गई है। और साधारण हल्के रूप से घायल के मामलों में 15,000 से बढ़ाकर 25,000 और मनुष्य के स्थायी रूप से अपंग होने पर पूर्व में 2 लाख राशि था और वर्तमान में इसे 3,25,000 करने की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही साथ मकान की क्षति होने पर 1 लाख, जो अलग अलग कैटेगरीज थे, 40,000, 20,000, 10,000, अब 1,20,000 प्रति इकाई। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। भाजपा एसटी मोर्चा के अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कार्य समिति की बैठक को प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और संगठन प्रदेश महामंत्री कर्मवीर सिंह ने संबोधित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी सालाना रिपोर्ट में बताया कि साल 2022-23 में देश की विकास दर 7% रही है और यही रफ्तार 2023-24 में भी बनी रहेगी। सुखद संकेत ये है कि इस साल विकास दर 6.5% रहने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में खाद्यान्नों की महंगाई नियंत्रण में रहेगी। सेवाओं का निर्यात बढ़ने और आयातित कमोडिटीज की कीमतें घटने से चालू खाता घाटा भी कम होगा। वैश्विक सप्लाई चेन में हमारी भागीदारी बढ़ेगी। विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल स्थितियां बनी रहेंगी। इसमें एफडीआई बढ़ेगा। हालांकि वैश्विक अस्थिरता के चलते फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश में अस्थिरता बनी रहने की संभावना है। रिजर्व बैंक के मुताबिक वैश्विक आर्थिक हालात चुनौतीपूर्ण रहेंगे। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा प्रचलित दर से जीडीपी की तुलना में घरेलू निवेश 31.4% रहा, जो 2021-22 में 27.9% था। वहीं 2022-23 के दौरान औसत रूप से नकली नोटों का चलन घटा है। एक अच्छी बात यह भी है कि लोग डिजिटल लेन देन अपना रहे हैं। यूपीआई की सफलता के बाद अब केंद्रीय बैंक एक नया पेमेंट सिस्टम लाने की योजना बना रहा है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित नए पेमेंट सिस्टम का नाम लाइट वेट एंड पोर्टेबल पेमेंट सिस्टम यानी LPSS होगा। नया पेमेंट सिस्टम पारंपरिक टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से अलग होगा और इसे बहुत ही कम कर्मचारी कहीं से भी ऑपरेट कर सकेंगे। LPSS पेमेंट सिस्टम इसलिए भी खास होगा क्योंकि इसके माध्यम से किसी भी परिस्थिति में पेमेंट सेटलमेंट किया जा सकेगा। ये पेमेंट सिस्टम RTGS, NEFT और UPI जैसी मौजूदा भुगतान प्रणालियों से पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। आरबीआई ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी भयावह घटनाओं में से प्रणालियां अस्थायी रूप से बंद हो सकती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए LPSS पेमेंट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है।
आरबीआई ने कहा कि एलपीएसएस के बुनियादी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर काम करने की उम्मीद है और इसे केवल जरूरत के आधार पर सक्रिय किया जाएगा। एक नई प्रणाली लाने का आरबीआई का निर्णय ऐसे समय में आया है जब हाल के वर्षों में डिजिटल लेन देन में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची द्वारा प्रकाशित पत्रिका सोहराई का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनीता के सहित पासपोर्ट कार्यालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी हर विदेश यात्रा में भारत का अपमान करना आदत बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की होने वाली यह प्रायोजित यात्रा उसी ओर आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? 2 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रांची आएंगे। इस दौरान वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दिल्ली को लेकर आए अध्यादेश पर चर्चा होने की संभावना है। केजरीवाल की इस यात्रा को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कटाक्ष किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज वाराणसी कोर्ट में हिंदू उपासकों के मुकदमे की सुनवाई के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला दिया। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी मांग थी कि पूजा की अनुमति को हटा दिया जाए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी, जो कि खारिज कर दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी पर मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की। जमशेदपुर के एसडीओ पीयूष सिन्हा द्वारा एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने इमरजेंसी, ओपीडी से लेकर आईसीयू और सभी वार्डों का दौरा किया। दौरे के क्रम में स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अस्पताल में साफ सफाई हमेशा होनी चाहिए। दोपहर के समय ओपीडी के बंद रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर वे संज्ञान लेंगे। खामियां रहती हैं साफ सफाई के लिए, बार बार हम लोग बोलते हैं, बट कई बार काम होता है, कई बार उसमें लकूना रह जाता है। तो उन सबसे संबंधित आज हम लोगों ने विस्तृत निरीक्षण किया है। सुप्रिटेंडेंट साहब भी थे, डीएस साहब भी थे, प्लस जो सफाई के संवेदक हैं वो भी थे। उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि आपको कहाँ कहाँ पर किस तरह से सफाई करनी है, कितने लोगों को रखना है, क्या करना है, किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग होगी, ये सारा कुछ उनको बताया गया और उनके द्वारा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड मंत्रालय में भारतीय तट रक्षक बल के महानिरीक्षक आईजी इकबाल सिंह चौहान एवं कमांडेंट दीपक सिंह ने मुलाकात की। भेंट वार्ता के क्रम में मुख्यमंत्री ने आईजी से झारखंड में भारतीय तट रक्षक बल के कार्यों से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि कोस्ट गार्ड सेवा में झारखंड के लोगों की संख्या कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय तट रक्षक बल झारखंड में भी अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करे तथा कोस्ट गार्ड सेवा में हमारे राज्य के लोगों को भी मौका मिले, इस निमित्त कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। पलामू के उपायुक्त ए दोड्डे आज नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के नौडीहा पंचायत के कोयरीपत्रा गांव पहुंचे। स्थानीय पंचायत भवन में उन्होंने 10 मुसहर परिवारों के बीच आवासीय भूमि का पट्टा वितरित किया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि सरकार की ओर से इन मुसहर परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन
बंदोबस्त की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि घर बनाने के लिए अंबेडकर आवास योजना से जल्द ही इन्हें लाभान्वित किया जाएगा। जमशेदपुर में उड़न दस्ता की टीम ने आज 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों में छापेमारी कर लाखों रुपए का पान मसाला और गुटखा बरामद किया है। इस दौरान टीम द्वारा साकची में दर्जनों दुकानों को सील भी किया गया और जुर्माना वसूला गया। जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के पदाधिकारी मनोज लाल दास ने बताया कि लाखों रुपया का तंबाकू यहां पर स्टॉक किया गया है। हम लगातार छापेमारी कर रहे हैं। कितना का माल होगा तकरीबन? अंदाजन तो हम दाम उतना जानते नहीं है, लाखों का है। क्या क्या प्रोडक्ट है इसमें? वही गुटखा होगा, रजनीगंधा है और क्या तंबाकू वाला है, जर्दा है, यही सब। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बोकारो में उपायुक्त कुलदीप चौधरी और डीडीसी कीर्ति श्री जी ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इसको लेकर उपायुक्त ने एक जागरूकता रथ को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। उपायुक्त ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने को कहा। जिला के माध्यम से जागरूकता रथ वाहन को रवाना किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जिले में सभी जगह पर जाकर लोगों को तंबाकू के होने वाले जो हानिकारक उसके जो नुकसान है उसके बारे में जानकारी दें और तंबाकू निषेध की जो गतिविधियां पूरे जिले में अलग अलग माध्यम से चलाई जाती हैं, शिक्षा के माध्यम से, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से, उनके बारे में भी लोगों को जागरूकता दें। ये पूरे महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बुशिकान कराटे डोजो द्वारा धनबाद के दून पब्लिक स्कूल में जारी समर कैंप के प्रतिभागियों ने शपथ लेते हुए लोगों को धूम्रपान से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। कैंप के दौरान कराटे के प्रतिस्पर्धात्मक नियमों के ऊपर एक कार्यशाला एवं व्यवहारिक अभ्यास सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारियों ने सभी प्रतिभागियों को विश्व कराटे संघ के हालिया नियमों से अवगत कराया। विश्व तंबाकू दिवस पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट ने तंबाकू छोड़ने का संदेश दिया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम एक देशव्यापी जन आंदोलन बनकर उभरा है। इस कार्यक्रम पर आधारित एक खास कार्यक्रम मन की बात भारत की बात का विशेष प्रसारण आप आगामी 2 जून को शाम 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 चैनल पर देख सकते हैं। रेडियो के माध्यम से कुछ मन की बातें बताना चाहता हूँ। मन की बात में प्रधानमंत्री जी के शब्द चिंगारी बन गए। वो अपने शब्दों से बीते हुए कल और आने वाले कल का भारत भी दिखाते हैं। मन की बात में बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, इंफॉर्मेशन से लेकर के इन्वॉल्वमेंट, इंस्पिरेशन एंड इम्पैक्ट। मोदी जी अपनी बात कहते हैं, देश अपनी बात कहता है, और जब दोनों के मन मिलते हैं तो मन की बात होती है। मन की बात भारत की बात, प्रीमियर 2 जून 8 PM ऑन हिस्ट्री टीवी 18। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। धनबाद में एयरपोर्ट नहीं होने के कारण लोगों को इसकी कमी खल रही है, लेकिन धनबाद के सूरज कुमार ने यहां के लोगों को हवाई जहाज में बैठकर खाना खाने की अनुभूति कराने के लिए रनवे रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। इस रेस्टोरेंट का लुक बिल्कुल हवाई जहाज की तरह दिया गया है। यह रेस्टोरेंट नवाडीह में असरफी हॉस्पिटल के पास है। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में एक महिला को 50 से ज्यादा बार चाकू से गोदकर मार डाला गया है। उसका शव उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे से बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक का पति अभी बेंगलुरु में चालक का कार्य कर रहा है। देवघर में शहरी परिवहन, यातायात एवं सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से हुई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा के नियमों की अनदेखी करने पर 1 मई से 30 मई तक कुल 69 ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया गया है।
दुमका जसीडीह रेलवे लाइन के महरो ओवरब्रिज के समीप ट्रेन से कटकर एक 18 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि वह दिवंगत आशिक की याद में गुमसुम रहा करती थी। 6 माह पहले दुमका भागलपुर रेलवे लाइन पर उसके आशिक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी। हड़ताल अवधि का बकाया वेतन की मांग को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय गए अनुबंध कर्मियों को सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने जलील किया। एएनएम जीएनएम कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष मीरा कुमारी ने आरोप लगाया है कि वेतन भुगतान नहीं होने की जानकारी के लिए हम लोग सिविल सर्जन ऑफिस गए थे। बकोरिया मुठभेड़ के मामले में स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया है। अब इस मामले में आगे कोई जांच नहीं होगी। बकोरिया मुठभेड़ से जुड़े शिकायतकर्ता जवाहर यादव रांची सीबीआई कोर्ट में प्रस्तुत हुए। राजधानी रांची में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम करने वाले 2 चेन स्नैचरों को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। एक अपराधी ने स्नैचिंग की चेन निगल ली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे रिम्स में भर्ती कराया था। चेन को पेट से निकालने के लिए डॉक्टर उसे दवा पिला रहे थे। मंगलवार को जब वह शौच के लिए गया तब चेन मलद्वार से निकल गया। गुमला के घाघरा प्रखंड में एक झोला छाप डॉक्टर ने नाबालिग को नशे का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया है। पीड़िता द्वारा थाने में केस दर्ज कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी डॉक्टर सांसो सरजामा निवासी मंगलदेव लकड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड राज्य जन सेवक संघ का आंदोलन जारी है। इसी क्रम में आज आंदोलनकारियों ने रांची में एक रैली निकालकर सरकार को चेतावनी दी और उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की। दूरदर्शन केंद्र रांची से आज करीब 33 साल तक अपनी सेवा देने के बाद 2 कर्मी सेवानिवृत्त हो गए। हेल्पर रामा शंकर दयाल और एमटीएस मांगा उरांव सेवानिवृत्त हुए। दूरदर्शन केंद्र रांची में इसको लेकर सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन दोनों कर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। रांची समेत आसपास के इलाकों में अगले 3 दिनों में बारिश का कोई सिस्टम नहीं बनता दिख रहा है। इससे तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। कहीं कहीं उमस वाली गर्मी का भी एहसास होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 9 साल पूरा होने पर अजमेर से भाजपा के जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मिले पीएम। केंद्रीय कैबिनेट ने सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, हर ब्लॉक में बनेगा 2000 टन का गोदाम, 10 जिलों में शुरू होगी पायलट प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। जंगली जानवरों से हुए जानमाल के नुकसान पर मुआवजा राशि में बढ़ोतरी। और कल से एक बार फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बढ़ेगा तापमान। आने वाले 72 घंटों में बारिश की कोई खास संभावना नहीं। उमस वाली गर्मी का भी होगा एहसास।